नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं 11वीं कक्षा का भूगोल पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का नेक्स्ट अध्याय लेकर आप लोगों के लिए आया हूँ। अध्याय का नाम है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यह जो है 11वीं कक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है और कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है बीपीएससी, एसएससी, दरोगा, जो भी जिस तरह का भी एग्ज़ाम होता है बच्चों, आप देखोगे कि इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन अक्सरहां रहता है, अधिकांशतः 1-2 क्वेश्चन रहता है। तो कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी भी इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पे, इस लेसन पे विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का जो चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये 11वीं कक्षा का भूगोल की यह है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल बना है, किस तरह का वायुमंडल का निर्माण हुआ है, उन वायुमंडलों का क्या नाम है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, और उसके बाद दूसरा देखेंगे वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, और कुछ क्रियाकार वगैरह है इस अध्याय से संबंधित, उसको फिर आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? जब किसी चीज़ का समूह बन जाए, एक बहुत सारा चीज़ों का एक ही तत्व हो उसमें, और बहुत सारे तत्व जो है बहुत सारे मिलकर, एक ही प्रकार के तत्व, बहुत सारे जब तत्व मिल जाते हैं तो उसको मंडल की संज्ञा देते हैं। तो उसी तरह वायुमंडल, वायु का जो है बहुत सारा वायु मिलकर एक वायुमंडल का संरचना का निर्माण कर रहा है। कहाँ कर रहा है? पृथ्वी के चारों तरफ। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ कर रहा है। इस वायुमंडल में अनेक तरह की गैस हैं, बहुत तरह की गैस मिलकर ये वायुमंडल बने हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम वगैरह वगैरह, बहुत सारे गैस हैं जो मिलकर वायुमंडल का निर्माण किए हैं। ठीक है, इसमें जो है वायुमंडल में हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी एक, देखते हैं जैसे कि ये हम लोग बना दिए, ये मान लिया ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के चारों तरफ जो है, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक परत जमा रहता है, जमा हुआ है। ठीक है, एक परत जमा हुआ है, देख रहे हो ना, ये पृथ्वी बीच में है, चारों तरफ एक क्या है? वायु का एक परत है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि वायु जो है पृथ्वी को चारों तरफ से घेर कर एक लिफाफे की तरफ, एक इन्वेलप की तरह चारों तरफ से उसको पैक की हुई है। क्यों? क्योंकि जो ये वायुमंडल है पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, जीवन है या पृथ्वी को बचाए हुए है। किससे बचाए हुए है? ब्रह्मांड से आने वाली या सूर्य से आने वाली ऊर्जा को कम कर रही है या उससे बचाए हुए है। बहुत सारी ब्रह्मांडीय एक्टिविटी, बहुत सारी ब्रह्मांड में जो हो रही है उल्का पिंड वगैरह, उससे बहुत चीज़ों से बचाए हुए है। यूवी रे, अल्ट्रावायलेट किरण जो है उस सब से बचाए हुए, सबसे बहुत सारी चीज़ों से, अभी पढ़ेंगे हम लोग विस्तार पूर्वक। तो क्या है? वायुमंडल ये बचा रहा है पृथ्वी को और पृथ्वी पर उपस्थित जीव को। ठीक है, अगर जो ये वायुमंडल नहीं होता तो सारे जीव जंतु फिर नहीं होते, पृथ्वी बिल्कुल वीरान होता है। ठीक है, तो इस वायुमंडल में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के कारण क्या है? मनुष्य, पेड़ पौधे, सबको एक ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। 2 ऐसे गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। 2 ऐसे गैस है जो कि जीव जंतु को यहाँ जीवित रखे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग गैस है, ठीक है, ऑर्गन है या फिर नाइट्रोजन है, सबका एक अलग महत्व है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि एक अलग महत्व है। अब नाइट्रोजन गैस को ले लो। नाइट्रोजन गैस अगर जो पृथ्वी पर नहीं होती तो पृथ्वी धू धू करके जल जाता, यानी कि नाइट्रोजन गैस अग्नि को शांत करता है। ऑक्सीजन क्या करता है? अग्नि को प्रज्वलित करता है। ऑक्सीजन के कारण पृथ्वी पर ज्वलनशील ऊर्जा जल रही है, ऊर्जा माने आग जलता है। ठीक है, मोटे भाषा में कहें तो ऑक्सीजन के कारण आग जल रहा है, नाइट्रोजन के कारण आग बुझ जा रहा है। ठीक है, तो वायुमंडल का जो ये वायुमंडल जो है ये बहुत
ऊपर तक, पृथ्वी से बहुत ऊपर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसकी मतलब कि अभी तक इसका जो है ये नहीं पता लगा पाए हैं वैज्ञानिक कि ये वायुमंडल का विस्तार कहाँ तक है, इसलिए वायुमंडल को कहा गया कि ब्रह्मांड तक इसका, पृथ्वी के वायुमंडल का विस्तार है। लेकिन मोटे तौर पे अगर जो हम लोग देखेंगे तो 99% वायुमंडल का जो भाग है वो मात्र और मात्र 32 किलोमीटर, कितने 32 किलोमीटर तक में की ऊंचाई तक फैला हुआ है। 32 किलोमीटर, पृथ्वी से 32 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां तक आपको ब्रह्मांड का विस्तार पूर्वक आपको ब्रह्मांड देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आप देख लो, एक पिक्चर में देख रहे हो, ये जो है इस पिक्चर में भी दिखा रहे हैं, ये पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट है, भाग है। क्या है? ये वाला भाग जो है पृथ्वी है। ठीक है, इसके ऊपर देख रहे हो ये एक वायुमंडल का एक परत है, ये दूसरा वायुमंडल का परत है, ये तीसरा, ये फिर चौथा। मतलब वायुमंडल का परत देख रहे हो ऊपर धीरे धीरे जा रहा है तो ये विरल होते जा रहा है। यहाँ पर सघन है यानी बहुत ज्यादा डेंस है वायुमंडल, और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये विरल होते जा रहा है। ठीक है, उसकी डेंसिटी घटते जा रही है। अब जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में इसका जो संगठन है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो इस संगठन में क्या है, मुख्य रूप से इसमें तीन तत्व जो है वायुमंडल में, गैस, जलवाष्प और धूलकण, यही तीनों मिलकर वायुमंडल का निर्माण कर रही है। ठीक है, कौन कौन है? गैस है, जलवाष्प है, धूलकण है। तो ये जो देख रहे हो इस पिक्चर में कि एक पेड़ है, घास वगैरह मैदान है और आसमान हमने दिखाया है। तो इस मैदान से लेके आसमान या उसके ऊपर ब्रह्मांड तक गैस, जलवाष्प और धूलकण का ही पूरा अस्तित्व है। ठीक है, तो गैस कहां पे? गैस जो है जिसको हम लोग हवा बोल रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो भी है वो क्या है? गैस है, हवा है। ठीक है, तो गैस हो गया। जलवाष्प मीन्स पानी की छोटी छोटी बूंदें, ठीक है, उसको हम लोग जलवाष्प कर रहे हैं। उसके बाद धूलकण, जो बारीक धूलकण होती है वो आप अक्सर देखते हो, धूप की किरण जब आएगी खिड़की वगैरह या कहीं से भी छोटे से छेद से आएगी तो देखोगे कि वहां पे बहुत सारे धूलकण नाच रहे हैं। तो उसी धूलकण की हम बात कर रहे हैं। वायुमंडल में धूलकण वो घूमते रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू देखते हैं गैस के विषय में। गैस कौन कौन से? गैस मीन्स कौन कौन सी गैस उपस्थित है आपके वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में? आपके नहीं मीन्स पृथ्वी के वायुमंडल में, आपके वायुमंडल में नहीं। तो एक जो गैस जो है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टो, जेनॉन और हाइड्रोजन। ये तो इतना सारे ये जो गैस है इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण है इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे गैस हैं। ठीक है, तो इसमें जो है नाइट्रोजन, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन जो है 78.8%, ठीक है, ये कहां? आपके वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है 78.8%। N2 ऑक्सीजन, O2 20.95%। उसके बाद ऑर्गन AR 0.93%। ये सब आपको यहां दिया गया। एक चीज ध्यान रखना, हमने कहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर यहां से सवाल पूछ देता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो हो गया नाइट्रोजन। ठीक है, अब विद्यार्थी नाइट्रोजन पढ़ के गया है और यहां पूछ दिया कि ऑप्शन में N2 दे देगा, तो विद्यार्थी को N2 का पता ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला आप लोग को, ये सूत्र इन लोगों का इसका याद रहना चाहिए कि नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2। तो N2 आपके लिए ये होगा। फिर अगर ये भी पूछ देता है कि सबसे ज्यादा गैस जो है पृथ्वी पर वायुमंडल में कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है तो कितना पाया जाता है, तो वो यहां पर याद रखना 78.8। तो कभी 78% देता है, कभी 79% देता है, तो इस तरह। और जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के परसेंटेज को मिला दोगे तो देखोगे कि 99% सिर्फ यही दोनों गैस हैं अपने वायुमंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसों को मिलाकर 99% बन जाता है। ठीक है, यानी कि 1% जो बच जाता है और बाकी सारी गैस हो जाती है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन के विषय में हम लोग देख रहे थे। तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी पर, नाइट्रोजन पृथ्वी पर उतना उपयोग नहीं किया जाता है जीव जंतु या पेड़ पौधों के द्वारा, लेकिन हाँ इसका अस्तित्व है। अभी बताएं कि नाइट्रोजन के कारण जो आग बुझने से बचता है, बहुत बड़ा अस्तित्व है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन का उपयोग कुछ बैक्टीरिया, मिट्टी में मिलने वाले कुछ बैक्टीरिया करते हैं, या समुद्र में मिलने वाले जो कुछ मछलियां, कुछ समुद्री जीव करते हैं इसका, और उसको नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद पेड़ पौधे भी नाइट्रोजन को अब जड़ से लेते हैं और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, याद रखना, पेड़ पौधे जमीन से नाइट्रोजन लेते हैं, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है दूसरा गैस जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऑक्सीजन ऊपर चला गया, लेकिन ये ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में दूसरा सबसे ज्यादा मिलने वाला गैस है। ठीक है, हमने क्या दिखाया था, ऑक्सीजन O2 20.95। ठीक है, 20.95 ऑक्सीजन मिलता है। ये हमारे लिए, जीव जंतु के लिए श्वास लेने में उत्तरदायी है, और अग्नि प्रज्वलित करने में यानी ईंधन जलाने में, ईंधन जलाने का मतलब ऊर्जा उत्पन्न करने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन आग बुझा दिया तो ऑक्सीजन आग जला दिया तो उसमें नुकसान है, नहीं। ऑक्सीजन अगर जो नहीं रहता तो ईंधन, ऊर्जा हम लोग को प्राप्त ही नहीं होती। फिर जो है जैसे कि खाना बनाना हो गया, या फिर गाड़ियां वगैरह जो चल रही है, तो ऊर्जा उत्पन्न होता ही नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कहता है कि ऑक्सीजन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति 120 किलोमीटर ऊंचाई तक है। ठीक है, मान लेते हैं कि 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, बिल्कुल नग्न हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से मैं बता दूं बच्चों कि 16 किलोमीटर जाने के बाद ऑक्सीजन की मात्रा बहुत घट जाती है। इसलिए पहाड़ पर्वत इस सब पर चढ़ते समय लोगों के नाक से खून निकलने लगता है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी कि 7-8 हजार किलोमीटर, 7-8 हजार मीटर चढ़ते चढ़ते, जैसे कि माउंट एवरेस्ट वगैरह पर चढ़ते चढ़ते लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है ऊंचाई पर, और नाक वगैरह से खून भी निकलने लगता है। ठीक है, पहाड़ पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन कम मिलने के कारण देखोगे उनके त्वचा पर धब्बा धब्बा, चेहरे वगैरह पर दाग हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है मुख्य रूप से 16 किलोमीटर तक मिलता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस क्या है बच्चों? ग्रीन हाउस गैस जो है पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, पृथ्वी के अंदर के वायुमंडल के तापमान को बढ़ा देती है। लेकिन अब जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है बता देते हैं कि आज के युग में, आधुनिक युग में, औद्योगिकरण युग में इतने विशाल विशाल मशीन का उपयोग कर रहे हैं जिससे कि कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी, ये कहता है कि पृथ्वी में 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन एक चीज और बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है। यहाँ जितने गैस अभी हम लोग देखे लिस्ट में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होने के कारण वो वायुमंडल के सबसे निचले परत में अधिक रहना पसंद करता है। लेकिन यहाँ बता रहा है कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, यानी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड किसी कारण 90 किलोमीटर ऊंचाई तक मिल जाती है। तो वहां पे विरल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में, कम मात्रा में वहां मिलती है। ठीक है, अच्छा, मौसम वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत महत्वपूर्ण गैस है। क्यों? क्योंकि ये जो है सूर्य के किरण के लिए पारदर्शी है, मतलब सूर्य की किरण को अंदर तो आने देती है, और पृथ्वी से जो उष्मा ऊर्जा बाहर जाना चाहती है उसको ये रोक देती है। ठीक है, इसके कारण जो है पृथ्वी के अंदर के तापमान को ये बढ़ा दे रही है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए महत्वपूर्ण है। और सूर्य की जो टेम्परेचर ऊर्जा आ रही है उसका एक अंश को ये सोख लेती है अपने अंदर। सूर्य से जो भी ऊर्जा आ रही है उसका एक अंश को ये कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेती है। ठीक है, और उसके बाद जो है
हाँ, तो बता दिए कि इसमें तो निरंतर बढ़ते जा रहा है। अब जो है नेक्स्ट गैस जो है ओजोन है, ठीक है। ओजोन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे ओजोन के विषय में विस्तार पूर्वक, लेकिन यहाँ पर इतना जान लें कि ओजोन गैस जो है पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलता है, ठीक है। और ये भी जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो था सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर ले रहा था, एक अंश ऊर्जा को, उसी तरह ये आपको ओजोन परत जो है, ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है। परावैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, उसको अपने अंदर अवशोषित सोख लेती है, और जिसके कारण जो है अपना धरती का या उसके नीचे का वायुमंडल का तापमान वो सामान्य बना रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो आप ये जो देख रहे हो डायग्राम, इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि पृथ्वी मतलब डायग्राम में जो गैस है उसका 3/4 भाग नाइट्रोजन ने घेर रखा है, 3/4 भाग नाइट्रोजन और लगभग 1/4 भाग ऑक्सीजन, ठीक है। और 1% जो बचता है कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, जितनी भी गैस है सब के सब गैस इसमें विद्यमान है, मौजूद हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जल वाष्प, ठीक है। जल वाष्प मीन्स वाटर वेपर, जल वाष्प। देखो जल वाष्प हमने क्या बताया था कि एक बहुत ही पहला महत्वपूर्ण तत्व तो गैस हो गया, दूसरा महत्वपूर्ण तत्व ये जल वाष्प हो जाएगा। इसमें इसकी जो सतह होती है पृथ्वी से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जल वाष्प पाया जाता है, लेकिन 90% केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही ये प्राप्त होता है, ठीक है। जो जल वाष्प है 90 किलोमीटर तक तो ये भी मिलता है, लेकिन जो 90% जल वाष्प है, 90% जल वाष्प 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, उसके बाद कम जल वाष्प मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है कि गर्म तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय हवा में आयतन, इसमें क्या कहता है, गर्म और उष्णकटिबंधीय, जो जहाँ की मौसम गर्म है, उष्णकटिबंधीय है, वहाँ जलवाष्प की मात्रा 4% होती है। लेकिन वहीं जब रेगिस्तान में चले जाएं, ठंड ध्रुवों पर चले जाएं, जहाँ की हवाएं शुष्क हो जाती है, वहाँ पे आपको इसकी आयतन जो है 1% मिलेगी, ठीक है। जलवाष्प की आयतन 1% मिलेगी, यानी कि जहाँ शुष्कता है, नमी नहीं है, समझ जाइए कि वहाँ जलवाष्प कम है, ठीक है। जाड़ों में जाड़े यहाँ भी हम लोग जैसे कि जाड़े के दिनों में शुष्कता बढ़ जाती है, ठीक है, वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में घट जाती है। अभी क्या है, गर्मी के दिनों में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। विषुवत रेखा ध्रुव से, अच्छा, विषुवत रेखा से जैसे ध्रुव की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लो, पृथ्वी में ये क्या है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा जो बोलिए इसको, और ये जो है ध्रुव है, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जैसे ही हम लोग बढ़ेंगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, इसमें जो है जलवाष्प की मात्रा घटते जाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, दक्षिणी ध्रुव हो या उत्तरी ध्रुव हो, जिधर भी हम लोग बढ़ेंगे वहाँ जलवाष्प की मात्रा घटते जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चीज़ और, जलवाष्प जो है सूर्य से आने वाली बहुत सारे किरण, मतलब कि सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करने के भी इसमें क्षमता होती है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है धूलकण, डस्ट पार्टिकल, जो कि तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हमने बताया कि वायुमंडल में 3 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, गैस, दूसरा हो गया जलवाष्प, तीसरा हो गया धूलकण, ठीक है। तो धूलकण जो है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है। ये धूलकण, उसी धूलकण की अभी बात कर रहे हैं जो अभी अभी हमने बताया कि धूप की छोटी सी किरण जब हमारे
खिड़की से हमारे रूम में, हमारे घर में आती है, तो वहाँ देखोगे छोटे 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 पार्टिकल उड़ते रहते हैं, हवा में नाचते रहते हैं। तो वही उसी धूल कण की बात कर रहे हैं। तो ये धूल कण कैसे बनता है? धूल कण है छोटी सी, तो उसमें नमक के धूल कण हो सकते हैं, उसमें जो है बारीक बारीक चट्टानों के जो धूल कण टूटते हैं वो हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ हैं जैसे कि समुद्री धुएं की कालिमा, राख, पराग, उल्काओं का जो उल्का पिंड जो होता है उसका भी छोटा छोटा टुकड़ा जो है वो भी धूलकण के रूप में वो वायुमंडल में उड़ता रहता है। ठीक है, तो धूलकण यही है। तो एक चीज़ और बता दें इसमें, धूलकण में, धूलकण चूंकि इसका गैस से या फिर जलवाष्प से इसकी जो है ये थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, भारी होने के कारण ये वायुमंडल में निचले परत पे ज़्यादा रहना पसंद करता है। ठीक है, तो धूलकण निचले परत पे ज़्यादा रहना पसंद करता है, लेकिन संवहनीय धारा जो है, जो संवहनीय धारा वायुमंडल में ही हवा जो चलती है पृथ्वी पर ऐसे और फिर ऊपर चली जाती है, तो वो क्या करती है, धूल कण को काफ़ी ऊंचाई तक लेकर चला जाता है। ठीक है, हवा तो पृथ्वी पर हम लोग देखते हैं कि हवा चलता है तो लगता है कि सामने से आया, दक्षिण से आया, उत्तर से आए, पश्चिम से आए, कहीं से आए, हवा सीधे हम लोगों में टकरा रही है। लेकिन पृथ्वी पर कहीं ना कहीं एक भाग पे, वो भूमध्य रेखा हो या कहीं भी, वो क्या करती है, हवा संवहनीय धारा के रूप में ऊपर सीधे ऐसे सीधा चल रही थी और ऊपर चली जाती है और काफ़ी ऊंचाई तक ये चली जाती है। ठीक है, और धूलकणों का सबसे ज़्यादा जमाव हम लोग समझ सकते हैं कि उस उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में होगा, जहाँ शुष्कता ज़्यादा रहेगी, नमी कम होगी, वहाँ पर ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक बहुत प्रयास कर रहे हैं। और आज का आधुनिक युग है कि हम लोग जो है एक से एक रडार, स्पुतनिक उपग्रह को के जरिए इस वायुमंडल की संरचना का हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस वायुमंडल की संरचना के जानकारी के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक आज भी अमेरिका, चीन, रूस, इंडिया सभी लोग लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर, पृथ्वी का जो ये वायुमंडल का संरचना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे टेक्नोलॉजी के लिए भी। देखेंगे इसको विस्तार से। ठीक है, वायुमंडल की संरचना विभिन्न तापमान और घनत्व वाली परतों द्वारा हुई है। ठीक है, तो कहता है कि वायुमंडल का जो संरचना है, कहीं तापमान ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, कहीं तापमान कम है, घनत्व कम है, तो इस तरह से वो संरचना का निर्माण हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पिक्चर में भी। तो पृथ्वी के निचले स्तर पर घनत्व सर्वाधिक होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य या फिर कोई ठोस वस्तु पर, ऐसे जैसे ठोस वस्तु है इसी पर काम कर रहा, नहीं, वो छोटे से छोटे पार्टिकल, यहाँ तक कि गैसों पर भी ये गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। इन गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है, पॉज करिए, इस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो है पृथ्वी पर अनेक पार्टिकल जो है आपको देखने। तो गुरुत्वाकर्षण हम बताएं कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हम बड़े पिंडों पर ही पृथ्वी नहीं काम कर रही है, वो गैस पे भी, धूल कण पे भी, सब पे काम कर रही है, सबको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। इसी कारण से जो है बहुत सारे जितने भी आपके वायुमंडल में जो भी निचला परत हो वो ज़्यादा घनत्व लिए हुए, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, और बहिर्मंडल में तो सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इन तापमान के आधार पे वायुमंडल की संरचना को 5 परतों में विभाजित किया गया है। ठीक है, याद रखना जरूरी है, और कैसे कैसे बांटा गया, सीरियल भी याद रखना। ठीक है, तापमंडल, ये अक्सर एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो अक्सर पूछ देता है। तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना को 5 परतों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल, मेसोस्फेयर, आयन मंडल, आयनोस्फेयर, बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। ठीक है, एक्सो बहिर बाहर, मैंने सबसे अंतिम में हो गया बहिर। ठीक है, तो ये तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसको तो मान लो कि ये हमारे साथ चल रहा है,
ठीक है। क्षोभ मंडल हमारे साथ है, जो हमारे साथ है वो क्षोभ मंडल है, ये ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद समताप मंडल, इसके ऊपर क्षोभ मंडल में बताएंगे कैसे कैसे याद करना। क्षोभ मंडल में तापमान नीचे से जब ऊपर आसमान की तरफ जाओगे तो क्षोभ मंडल में तापमान घटते जाएगा, ठीक है, घटते जाएगा। और समताप मंडल में जैसे ही पहुंचेंगे तो वहां तापमान समान हो जाता है। लेकिन यहां विवाद है, विवाद यह है कि वैज्ञानिक कहते हैं समताप मंडल में तापमान स्थिर नहीं, यहां तापमान बढ़ने लगता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं बढ़ता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, समान रहता है, ठीक है। तो यहां विवाद है। फिर मध्य मंडल में जाने के बाद देखो मध्य है, ये बीच में है, इसलिए इसको याद करना बिल्कुल आसान है। मध्य मंडल, मध्य मंडल मीन्स पांच के बीच में मध्य मंडल, तीसरा मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल आसान हो गया। फिर आयन मंडल बच जाता है, आयन मंडल, वो मध्य मंडल के बाद इधर बहिर्मंडल। तो याद करना इसको आसान है और इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर हाँ पूछता है। इसमें देखो एक पिक्चर के जरिए हमने दिखाया है कि पिक्चर दो है, एक यहां से एक अलग है पिक्चर, एक अलग है ये पिक्चर, ये ग्राफ है, ठीक है। ये पिक्चर आपको दिखा रहा है कि ये जो है पृथ्वी का भाग है, ठीक है। पृथ्वी के भाग में ये जो है क्षोभ मंडल है, यहां से लाइन जो खींचा गया है, ऐसा नहीं है वायुमंडल में आपको कहीं कोई लाइन खींचा हुआ दिखेगा नहीं। यहां पे हम पढ़ाने के लिए हम लोग जो है लाइन खींच देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं समझना कि ऊपर जाने के बाद लाइन खींचा हुआ मिलेगा कि भैया यहां से क्षोभ मंडल बट गया है, यहां से समताप मंडल, ऊपर से आयनोस्फीयर, उसके बाद मध्य मंडल, ये सब कुछ नहीं है। पढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ाने की सुविधा के लिए इसके दृष्टिकोण से करते हैं। तो यहाँ पे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, समताप मंडल में ही सबसे ऊपरी पार्ट पे ओजोन मंडल मिलता है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयनो मंडल, फिर बाह्य मंडल, इस तरह, ठीक है। इस ग्राफ में भी वही दिखाया गया है कि क्षोभ मंडल होता है, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, ठीक है। क्षोभ मंडल के बीच में, क्षोभ मंडल के ऊपर में, ठीक है, ऊपर में क्षोभ सीमा पाया गया है, ठीक है, जो कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल को विभाजित करता है। कौन है? क्षोभ सीमा, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर में मध्य मंडल है और उसके बीच में समताप सीमा है, यानी समताप मंडल और मध्य मंडल को विभाजित करने वाला समताप सीमा। मध्य मंडल के ऊपर में बाह्य मंडल, बाह्य मंडल और मध्य मंडल को विभाजित करने वाला सीमा जो है मध्य सीमा, ठीक है। यानी कि नीचे वाले के नाम में सीमा लगा दिया, हर एक नीचे वाले के नाम में सीमा, क्षोभ के नाम में सीमा, तो क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल में क्षोभ सीमा, समताप मंडल में समताप सीमा, मध्य मंडल में मध्य सीमा। तो इस तरह से विभाजित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, क्षोभ मंडल। सबसे पहले हमने बताया 5 भाग, ठीक है। अब 5वां में सबसे पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, इसको इंग्लिश में कहते हैं। याद रखना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में क्षोभ मंडल नहीं लिख के सिर्फ ट्रोपोस्फेयर लिख देता है, हिंदी में भी लिखा रहेगा ट्रोपोस्फेयर। इसलिए प्रयास करो कि क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फेयर दोनों याद कर लो, क्योंकि एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो खासकर वो एग्जामिनी के दिमाग में क्या खुरापात चल रहा है कि बच्चों को कैसे हम परेशान करें, ठीक है। बच्चे क्षोभ मंडल रट के गए, वहां पता चला ट्रोपोस्फेयर आ गया, ट्रोपोस्फेयर आ गया तो फंस गया कि हम तो पढ़े नहीं थे, याद नहीं किए थे। अब ट्रोपोस्फेयर खोजने लगते हैं किसको कहते हैं, तो इसलिए याद कर लेना चाहिए। तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल का सबसे निचला परत क्षोभ मंडल, हम लोग जान रहे हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी से 13 किलोमीटर, ठीक है, औसत है, औसत 13 किलोमीटर। लेकिन पृथ्वी पर जैसे ही हम लोग ध्रुव पे जाएंगे तो इसकी ऊंचाई जो है ध्रुव पे ठीक है, ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर हो जाती है। ध्रुवों पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर हो जाती है, और जबकि भूमध्य रेखा पर आते आते इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है। क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर ध्रुव पे था और जैसे ही भूमध्य रेखा पर आएगा तो इसका जो है ऊंचाई 18 किलोमीटर, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो इसको आप बोलो। गर्मी की अपेक्षा में जो क्षोभ सीमा है, क्षोभ मंडल जो है वो गर्मी की अपेक्षा में जाड़ों में इसकी ऊंचाई कम जाती है, याद रखना, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो कि ध्रुवों में ठंडा प्रदेश है ध्रुव, यहाँ पर इसकी ऊंचाई कम गई, और भूमध्य रेखा जो गर्म प्रदेश है इसकी ऊंचाई बढ़ गई।
यानी कि भूमध्य रेखा पर गर्मी रहता है, ध्रुवों पर ठंडा रहता है, इसलिए इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर कम जाती है। तो जाड़े में ऐसे भी कम जाता है क्षोभ मंडल की ऊंचाई और गर्मियों में बढ़ जाता है हर एक क्षेत्र में। ठीक है, इसमें क्या है, क्षोभ मंडल में, ये जो क्षोभ मंडल है इसमें जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर हम लोग जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे 165 मीटर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। कितना घट जाता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। ठीक है, और अगर जो सवाल देखो एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है कि 1 डिग्री, तो सब याद कर लिया कि 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान गिर जाता है, कम हो जाता है। और एग्जाम में पूछ देगा कि 1 किलोमीटर जाने पर तापमान कितना गिरेगा, कम होगा, तो वो पूछ देता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। याद रख लेना, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, तो घटते जाता है। अच्छा, एक चीज और बताएं कि इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल को कभी कभी परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि धीरे जब जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, तापमान में परिवर्तन हो रहा है। 1 डिग्री टेम्परेचर घटते जा रहा है 165 सेंटीमीटर के बाद, तो क्या हुआ, इसको में परिवर्तन आ रहा है, तो इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक इसके ऊपर, क्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर का, कितने का, 1.5 किलोमीटर का, 1.5 किलोमीटर का एक और मोटी परत रहती है जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं। यहां पर तापमान स्थिर हो जाता है। क्या हुआ, यहां पर तापमान आने के बाद स्थिर हो गया। क्षोभ मंडल पे तो तापमान बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर तापमान स्थिर हो गया। ठीक है, याद रखना। अब जो है क्षोभ सीमा पर कहता है कि तापमान भूमध्य रेखा पर अगर जो हम लोग नापते हैं, यहां पर भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर में हम लोग तापमान यहां नापते हैं, तो ये तापमान यहां पे हो जाती है 80 डिग्री सेल्सियस। यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर इसकी तापमान हो जाती है -80 डिग्री सेल्सियस, और विषुवत रेखा पर यह तापमान हो जाती है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्रुवों पर जैसे ही हम लोग ऊपर नापेंगे तो यहां पर -45 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। क्षोभ मंडल में हम लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, अक्सर इस तरह का एक सवाल एग्जाम में पूछ देता है। अगला है समताप मंडल। नाम से ही पता चल रहा है, समताप, समान ताप, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप, समान ताप। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, समान ताप, समताप। हालांकि यहां पर वैज्ञानिकों में मैंने कहा क्या कि विवाद है, कि विवाद ये है कि कहते हैं कुछ वैज्ञानिक कि यहाँ तापमान समान रहता है, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दें, यहाँ पिक्चर में भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है आपको वायुयान उड़ाना बहुत ही आदर्श कहलाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान उड़ाना सबसे आदर्श माना जाता है। ठीक है, और एक क्षोभ मंडल में एक पॉइंट छूट गया आप लोगों का बच्चों, कि क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बारिश होना, बादल गरजना, बिजली कड़कना, सब ये क्षोभ मंडल में ही होता है। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना। अगला है वही, फिर आ जाते हैं हम लोग समताप मंडल पे। समताप मंडल में जो है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल मिलता है। ठीक है, वो क्षोभ मंडल 18 मैक्सिमम गया था ध्रुवों पर। उसके बाद वहां धरती से हम लोग नाप रहे हैं। ठीक है, याद रखना कि जब भी हम लोग नापेंगे धरती भी नहीं, समुद्र तल से हम लोग नापते हैं। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर, यानी 18 के बाद जो शुरू होगा, क्षोभ सीमा के बाद जो शुरू होगा वो होगा समताप मंडल। समताप मंडल में समताप मंडल का एक बहुत बड़ा खूबी है कि समताप मंडल के ऊपरी भाग में, देखो यहां पर लिखा हुआ है समताप मंडल, समताप मंडल के ठीक ये जो ऊपरी भाग है यहां पर ओजोन परत पाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत, ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित कर लेती है, उसे रोक देती है। अगर जो अल्ट्रावायलेट रेज अवशोषित नहीं किया जाए तो पृथ्वी पर कैंसर जैसे बीमारी बहुत तेजी से जीव जंतु मनुष्यों में फैल जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी का जो तापमान बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के तापमान को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं।
तो इसमें हम लोग कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, ओजोन परत, आज के डेट में बता दें बच्चों कि ओजोन परत में भी छिद्र होने लगा है, उसके जिम्मेवार भी हम मनुष्य ही हैं। वो कैसे, जो हम लोग एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करते हैं उसमें CFC गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो है क्लोरीन जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके वहां पर उसे तोड़ देता है, ओजोन परत को तोड़ने लगता है, ठीक है। ओजोन क्या है, वो ऑक्सीजन, जब दो ऑक्सीजन मिलते तो वो मिलते हैं ऑक्सीजन, तो तो ओजोन हो गया, और दो मिलेंगे तो ऑक्सीजन हो गया, और 3 मिल जाते हैं ऑक्सीजन तो वो ओजोन कहलाते हैं। तो वही है, ठीक है। तो वहां पे वो तोड़ देता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे परत को, ओजोन परत को तोड़ रहा है। और नेक्स्ट है बच्चों मध्यमंडल। मध्यमंडल, अच्छा भूगोल के दृष्टिकोण से या आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से क्षोभ मंडल और समताप मंडल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसी से सबसे ज़्यादा सवाल भी आता है। तो इस पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे, कॉम्पिटिटिव हो या आपके एग्जाम 11th का एग्जाम हो, सब जगह इसी से सवाल सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मध्यमंडल मेसोस्फेयर। समताप के ऊपर में जो समताप रेखा के ऊपर में स्ट्रेटोपॉज मिलता है, यानी कि समताप रेखा, यहाँ पे जो समताप रेखा है उसके ऊपर ओजोन परत से 1.5 किलोमीटर का फिर मोटा सा एक परत मिलता है जिसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। स्ट्रेटोपॉज क्या है, सीमा है, ठीक है, सीमा है समताप का और मध्यमंडल का। तो जो है मध्यमंडल पृथ्वी से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे जैसे मध्यमंडल में ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा। मध्यमंडल में तापमान जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा। यहाँ क्या था, क्षोभ मंडल में तापमान घट रहा था, समताप मंडल में कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं तापमान बढ़ रहा है, लेकिन ठीक है, तो इसको मान के चलो कि तापमान बढ़ रहा है। मध्यमंडल में तापमान घटने लगा, ठीक है। तो इसका तापमान जो है इसमें बढ़ के मैक्सिमम ऊंचाई में -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कहाँ पर, मध्यमंडल में तापमान -100 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट जो है अच्छा, मध्यमंडल के सीमा, जहां पर मध्यमंडल और आयन मंडल मिलते हैं, मध्य सीमा कहलाती है, मध्यमंडल आयन मंडल। उसके बाद आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो है उसके बाद जो है 80 से 400 किलोमीटर के बीच में आयनोस्फीयर मिलता है। आयनोस्फीयर में क्या खूबी है कि यहाँ पे आयन, विद्युत को अवशोषित करने वाले कण मिलते हैं। विद्युत जो भी है इलेक्ट्रिक ब्रह्मांड से आए या जहाँ से भी उसे मिलता है उसे अवशोषित कर लेता है, ठीक है। वो अवशोषित करने के कण मिलते हैं आयन में, इसलिए इसको आयन कहते हैं। जो अवशोषित करते हैं विद्युत के कणों को आयन कहलाएं, और उसी के कारण इस भाग को आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खूबी और है बच्चों कि अगर जो आयन मंडल नहीं होता तो हम लोग जो रेडियो, टीवी वगैरह का आनंद ले रहे हैं वो हम लोग आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आयन मंडल का काम है जो भी हम लोग रे छोड़ते हैं वो आयन मंडल हमें लौटा देता है वापस, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ से पृथ्वी से या फिर जो जहाँ से भी यहाँ हम लोग जो एक छोड़ते हैं उसको क्या रे कहेंगे, छोड़ते हैं, वो पृथ्वी पर वापस लौटा दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग टेलीफोन पे बातें कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि टेलीफोन के लिए जो हम लोग टावर देखते हैं, टावर से एक वेव जाता है, तो वो वेव जो है वहाँ से आयन मंडल से हम लोगों के पास आता है। वो वेव के कारण हम लोग बात कर पाते हैं या टीवी देख पाते हैं, ठीक है, या रेडियो सुन पाते हैं। तो आयन मंडल के कारण हम लोग इतना सुविधा प्राप्त करते हैं। तो आयन मंडल का महत्व यहाँ पर इसलिए भी है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है बहिर्मंडल।
बहिर्मंडल में बच्चों अभी तक इस पे वैज्ञानिकों का शोध चल रहा है। ये देखो बहिर्मंडल में शोध चल रहा है, अभी विशेष जानकारी ये नहीं हुई है। ये ऊपर जाने के बाद बहुत विरल हो जाता है और कहा जाता है कि बहिर्मंडल जो है ब्रह्मांड के साथ जाकर मिल गई है। ब्रह्मांड में कहाँ तक ये फैला हुआ है ये अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसके साथ बच्चों अब इस अध्याय में हम लोग गृह कार्य देंगे आपको। ठीक है, इस अध्याय का जो गृह कार्य है आप लोगों के लिए वो हम दे देंगे। उसके बाद इस गृह कार्य को आप लोग कर लेंगे और और भी कुछ सवाल अगर जो आपके मन में आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बहिर्मंडल में ऐसे बता दें कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता होती है। और कुछ छूट गया होगा तो उस आपके मन में अगर जो सवाल होगा तो हम हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, गया गाइडेंस यूट्यूब चैनल पे आकर आप हमें लिखिए और पूछिए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं हर समय। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, जय हिंद।